हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। इट्स मी हियर लिजून एंड आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाज वन ऑफ द पावरफुल कंपनी। देयर मेन मोटो वाज टू सेट अप अ पावरफुल बिजनेस इन इंडिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसे पावरफुल कंपनी था जिन्होंने कि ट्रेड करने यहाँ पे इंडिया में आए थे, लेकिन फिर पूरा टेरिटोरी को ही अपना लिए। ओके, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटोरी। देयर मेन मोटो वाज टू सेट अप अ पावरफुल बिजनेस इन इंडिया एंड अर्न अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। तो उनका एक ही मोटो था कि पावरफुल एक बिजनेस सेटअप करेंगे इंडिया में और खूब सारा प्रॉफिट वहाँ से बनाएंगे। On 31st December 1600, a group of around 200 traders visited near Queen Elizabeth. तो 31st December 1600 में क्या होता है, अराउंड 200 ट्रेडर्स जाते हैं। ट्रेडर्स मतलब क्या, जो व्यवसायी। ओके, वो जाते हैं क्वीन एलिजाबेथ जो कि लंदन की महारानी थी, इंग्लैंड की महारानी थी, उनके पास जाते हैं। एक चार्टर मतलब एक पेपर पे कुछ बॉन्ड लिखा होता है कि हम कुछ पीरियड के लिए हम इंडिया में जाके अपना ट्रेडिंग बिजनेस करना चाहते हैं। तो उस चार्टर को जाते हैं महारानी के पास लेकर एंड परमिशन लेने के लिए कि हमें परमिशन दिया जाए कि हम इंडिया में मोनोपोली बिजनेस को सेटअप कर पाएं। मोनोपोली बिजनेस मीन्स अ मार्केट स्ट्रक्चर कैरेक्टराइज्ड बाय अ सिंगल सेलर सेलिंग अ यूनिक प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो मोनोपोली बिजनेस मतलब क्या, मतलब कोई एक ऐसा बिजनेस जो कि सिर्फ वो 200 ट्रेडर्स से जाके इंडिया में करेंगे। मतलब उसके बाद अगर और कोई ब्रिटिशर्स बोलेंगे कि हम जाके अपना सेटअप करेंगे बिजनेस, तो वो नहीं हो सकता। जिन्होंने ये चार्टर को साइन कराया है वो ही जाके वहाँ पे स्वतंत्र भाव से वहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे। एंड क्वीन एलिजाबेथ साइंड द चार्टर फॉर 15 ईयर्स ऑफ मोनोपोली ट्रेडिंग राइट्स। तो कितने ईयर्स के लिए टोटल उन्होंने वो चार्टर को साइन किया था, टोटल 15 ईयर्स आपको मोनोपोली ट्रेडिंग राइट्स दिया जा रहा है कि आप 15 साल के लिए जाके इंडिया में आप अपना बिजनेस सेटअप करिए एंड खूब सारा प्रॉफिट वहाँ से अर्न करिए। In 1608, Captain William Hawkins came at Jahangir's court to seek permission to open a factory at सूरत। तो 1608 में क्या होता है, जो कैप्टन विलियम हॉकिंस थे वो आते हैं जहांगीर के कोर्ट में ये परमिशन लेने के लिए कि हमें परमिशन दिया जाए कि हम अपना बिजनेस यहाँ पे खोल सके। ओके, तो वो क्या चाहते थे कि एक फैक्ट्री खोलेंगे सूरत में जहाँ से कि वो अपना बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। In 1608 to 1609, after the death of Elizabeth I, James I was appointed as the ruler of England. तो एलिजाबेथ का वहाँ पे डेथ हो जाता है, फिर जेम्स जो रहते हैं, जेम्स I, उनको अपॉइंट किया जाता है इंग्लैंड के रूलर के हिसाब से एंड रिन्यूड द चार्टर फॉर इनडेफिनाइट पीरियड। फिर जो जेम्स I थे वो क्या करते हैं कि आपातकालीन टाइम के लिए वो क्या करते हैं, आप जितना दिन तक चाहें आप जाके इंडिया में क्या अपना बिजनेस आप वहाँ पे कर सकते हैं। इनडेफिनाइट पीरियड के लिए वो चार्टर को साइन कर देते हैं। जहांगीर एक्सेप्टेड द प्रपोजल एंड साइन द ट्रीटी वेयर द ब्रिटिश ट्रेडर्स वेर अलाउड टू सेट देयर बिजनेस। तो जहांगीर कहीं ना कहीं उनको लगता है सिंपली तो ये बिजनेस करने के लिए आए हैं, क्योंकि हम में से कोई भी ये नहीं सोचा था कि जो लोग यहाँ पे बिजनेस करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए आए थे, वो हमारी टेरिटोरी को ही हमसे छीन लेंगे। ये तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था, ना तो जहांगीर ने सोचा होगा। इसीलिए जहांगीर क्या करते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं ये प्रपोजल को और एक ट्रीटी में साइन कर देते हैं कि आपको मैं अलाउ करता हूँ कि आप जाके हमारे जो इंडिया के वेरियस पार्ट्स में आप जाके अपना ट्रेडिंग बिजनेस कर सकते हो। इन द बिगनिंग ब्रिटिश ट्रेडर्स स्टार्टेड द बिजनेस विथ स्पाइसेस। तो सबसे पहले ब्रिटिश ट्रेडर्स अपने जो बिजनेस किससे स्टार्टिंग करते हैं, जो खड़ा मसाला, ओके, जैसे कि दालचीनी, इलायची, लौंग, ये सब से क्या करते हैं, स्पाइसेस से, मसाला से अपना ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट करते हैं। द डच ईस्ट
इंडिया कंपनी was more powerful in the business of spices compared to English ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्पाइसेस का जो बिजनेस था उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा पावरफुल डच के जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो ज़्यादा पावरफुल था। ठीक है, कहीं ना कहीं उसका ज़्यादा रुतबा था इंडिया पे। In 1757, one of the British officer Robert Clive defeated Siraj Uddaulah, the Nawab of Bengal, in the Battle of Plassey। तो फिर क्या होता है कि 1757 में पहले नवाब रहते थे। ठीक है, नवाब मतलब क्या, मतलब हर एक जगह में एक एक गवर्नर को रखा जाता था एंड वो गवर्नर्स का क्या काम रहता था कि टैक्स वसूलते थे। जितने भी कॉमन पीपल उस एरिया के रहते थे, जितना भी दुकान रहता था, सबका बिजनेस रहता था, क्या करते थे वहाँ से टैक्स वसूल के वो क्या करते थे राजा के पास उसको सारा टैक्स को जमा करते थे। ओके, जो बंगाल के नवाब थे सिराज उद्दौला, उनको कौन डिफीट करता है, रॉबर्ट क्लाइव। ओके, किसमें डिफीट करते हैं, बैटल ऑफ प्लासी में डिफीट करते हैं 1757 में। बैटल ऑफ प्लासी वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इवेंट बिकॉज दिस वॉर गेव द कंपनी अ पॉलिटिकल स्टेक इन इंडिया। तो कहीं ना कहीं बैटल ऑफ प्लासी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बैटल था जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपना कुछ ज़्यादा थोड़ा हक जमा पाया इंडिया पे। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी रॉबर्ट क्लाइव वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ बंगाल। फिर बैटल ऑफ प्लासी के बाद सिराज उद्दौला को वो डिफीट करके रॉबर्ट क्लाइव क्या करते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है गवर्नर ऑफ बंगाल। In 1765, he secured the Diwani rights to collect tax and customs revenue of Bengal from Emperor Shah Alam II for the company। तो 1765 में उनको दीवानी राइट्स मिल जाता है, जो कि टैक्स वसूलने का राइट्स होता है, वो उनको मिल जाता है कि आप जो बंगाल जितना भी फैला हुआ था वो एरिया सारा बंगाल का टैक्स कौन वसूलेगा, वो वसूलेंगे रॉबर्ट क्लाइव। ओके, Whatever tax the Britishers collected from the Bengal, they purchased local goods in the market of India। तो जो भी टैक्स ये लोग वसूलते थे वो क्या करते थे, बंगाल से जो भी टैक्स ये लोग वसूलते थे उससे क्या करते थे, लोकल गुड्स खरीदते थे, कहाँ, इंडिया के मार्केट से, एंड स्टार्टेड सेलिंग दोज प्रोडक्ट्स इन द मार्केट ऑफ इंग्लैंड एंड अर्नड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। तो इससे क्या करते थे, वो इंडिया से कम रेट में चीज़ों को खरीदते थे एंड जाके इंग्लैंड में वो बहुत डबल रेट में वहाँ पे बेच देते थे। तो इससे क्या होता था, डबल मुनाफा मिलता था। तो इसके कारण क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मतलब करने लगा। एंड विथ गेनिंग दिस हैवी प्रॉफिट द कंपनी वॉज स्लोली बिकमिंग पावरफुल एंड विथ दिस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड अ ग्रुप ऑफ आर्मी एंड मिलिट्री फोर्स। तो इससे बहुत ज़्यादा हैवी प्रॉफिट होने लगा कंपनी को, और इससे क्या हुआ, वो और ज़्यादा पावरफुल हो गया। उसका पावर, क्योंकि टैक्स वसूलने का पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास आ गया था, तो कहीं ना कहीं इससे उनको ज़्यादा पावर मिला। ओके, तो इससे क्या हुआ, एस्टेब्लिश्ड अ ग्रुप ऑफ आर्मी एंड मिलिट्री फोर्स। वो अपना जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो अपना ही एक आर्मी और मिलिट्री फोर्स का एक झुंड बना लिया। Okay, and later the East India Company became so powerful that they kicked out the competition market of French and Dutch। तो फ्रेंच एंड डच जो थे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुली वो क्या कर रहे थे, अपना बिजनेस यहाँ पे चला रहे थे, कहाँ पे, इंडिया में। तो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया। आप सोचिए एक कंपनी कितना ज़्यादा पावरफुल होगा कि अपना ही वो मिलिट्री फोर्स रखता है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया कि धीरे धीरे वो कंपटीशन, जो मार्केट का जो कंपटीशन चला था फ्रेंच एंड डच को टोटली किक आउट कर दिया। ठीक है, एंड स्लोली इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड कंक्वेयरिंग द नियर बाई स्टेट्स एंड फोर्स्ड टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम देम। तो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया कि बंगाल के जो आसपास के राज्य थे धीरे धीरे उन पे भी अपना हक जमाने लगा, फिर उनको अपने अधीन में करने लगा एंड बोला कि हम जो बंगाल के पास जो जितने भी जगह थे वो कंक्वेयर करे थे वो सब जगह से भी टैक्स वसूलने लगे। When the English East India Company was at its peak
इट हैड अराउंड 2,60,000 सोल्जर्स। तो अभी ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था एंड उसके पास टोटल कितने मिलिट्री फोर्सेस थे? टोटल 2,60,000 सोल्जर्स थे उसके अंडर। मैक्सिमम ऑफ द सोल्जर्स इन ईस्ट इंडिया कंपनी वेर द इंडियंस। तो मैक्सिमम जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आर्मी फोर्सेस में थे वो कौन थे? वो इंडियंस ही थे एज मिलिट्री। ओके, in the period between 1760 to 1820 the industrial revolution newly took birth in Britain। तो जो पीरियड था 1760 से 1820 तक, तब क्या होता है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहीं ना कहीं पुनर्जन्म होता है। कहाँ पे? ब्रिटेन में। ओके, इन द मॉडर्न हिस्ट्री द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमी टू वन डोमिनेटेड बाय इंडस्ट्री एंड मशीन मैन्युफैक्चरिंग। तो पहले क्या होता था हमारे जो इंडिया में, मतलब हाथ में जो चरखा में बुन के बहुत सारे फैक्ट्रीज थे, कपड़े के फैक्ट्रीज थे एंड वहाँ पे चरखा में बुन के ड्रेसेस के मटेरियल्स को रेडी किया जाता था। तो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिमाग लगाया कि क्यों ना हम ऐसे कुछ मशीन्स निकाले जिससे कि मतलब जो ड्रेसेस 2 दिन लगते हैं तैयार होने के लिए एक ड्रेस, वो आधे घंटे में तैयार हो जाए। तो वो ऐसे कुछ मशीनरीज इन्वेंट करते हैं, निकालते हैं नए मशीनरीज एंड ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चलता है कि नया नया इंडस्ट्रीज सेटअप होता है एंड सारे मशीन से ड्रेसेस एंड जितने भी डिफरेंट टाइप के हमारे पहनने के वस्त्र रहते हैं वो सब क्या वहाँ पे बनने लगे। ओके, फैक्ट्रीज में बनने लगे। कहाँ के? ब्रिटेन के। And now the textile industry in Britain had a boom on industrial revolution। तो अभी जो टेक्सटाइल मतलब कपड़ा का मतलब इंडस्ट्री था वो ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा चलने लगा। ओके, मैनी पीपल वेर गेटिंग जॉब एज देयर वॉज अ राइज इन इंडस्ट्रीज। तो ऑब्वियसली जहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा बढ़ेंगे वहाँ पे तो जॉब के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा जॉब्स मिलने लगे क्योंकि नए नए इंडस्ट्रीज ब्रिटेन में खुलने लगे एंड थर्स ब्रिटेन हैड अ बूम ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो सडनली ब्रिटेन में क्या होता है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से सडनली बूम हो जाता है। ओके, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगता है। द ब्रिटिशर्स हायर्ड द टेलर इन इंडिया and started stitching beautiful silk and cotton material in bulk and transported it to Britain and started selling there। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? इंडिया के टेलर्स को हायर करते थे एंड डिफरेंट एम्ब्रॉयडरी के डिज़ाइंस एंड सिल्क और कॉटन मटेरियल में बनवाते थे। ओके, जितने भी अच्छे सब कारीगरी होते हैं, डिज़ाइंस होते हैं, एम्ब्रॉयडरी वर्क होते हैं, और क्या करते थे? उसको ब्रिटेन में ट्रांसपोर्ट करके वहाँ पे डबल प्राइसेस में बेचने लगे क्योंकि ब्रिटेन में तो बहुत ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं एंड वहाँ का जो ब्रिटेन का जो मनी का मतलब काउंट रहता है वो इंडिया से 2 गुना या 4 गुना ज़्यादा मतलब रहता है। ओके, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। द ब्रिटिशर्स स्टार्टेड टेकिंग ऑल द इंडियन कॉटन एंड सिल्क एंड स्टार्टेड ट्रांसपोर्टिंग इट टू ब्रिटेन। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे? जितने भी कॉटन एंड सिल्क ज़बरदस्ती यहाँ के इंडियन के फार्मर्स को बोलते थे कि आपको अपने खेत में उगाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये हमारा ऑर्डर है। तो ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में ज़बरदस्ती कॉटन एंड सिल्क को मतलब यहाँ पे खेती करते थे। ओके, एंड वो लेके क्या करते थे? सुंदर सुंदर डिज़ाइन से जितने भी ड्रेसेस एंड मटेरियल्स बनाते थे वो जाके ब्रिटेन में बेचते थे। तो 4 डबल मुनाफा में वो वहाँ पे ब्रिटेन में जाके बेचते थे। तो उनको इससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। इन रिजल्ट इंडिया फेस्ड अ ह्यूज बल्क ऑफ लॉस एज ऑल द कॉटन कॉस्टली सिल्क वेयर ट्रांसपोर्टेड टू ब्रिटेन। तो जितना भी कॉटन और कॉस्टली मटेरियल के सिल्क सब मतलब यहाँ पे फार्मिंग होने लगा तो वो सब कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती ब्रिटेन में जाके वो अच्छे दामों में बिक रहा था। तो इससे क्या हुआ? इंडिया को बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा क्योंकि यहाँ के इंडियन फार्मर्स को कोई प्रॉफिट मिला ही नहीं। ओके,
एंड द इंडियन टेलर्स वेर फोर्स्ड टू वर्क विथ वेरी लेस मनी। तो यहाँ के जो इंडियन टेलर्स थे उनको फोर्स किया गया कि कम दामों पे आप दिन रात मेहनत करिए, कड़ी मेहनत करिए, एंड वो जो ड्रेसेस एंड मटेरियल्स रहता था फिर जाके ब्रिटेन में वो 4 डबल ज़्यादा प्रॉफिट में उसको वहाँ पे बेचते थे। एंड नाउ टी वॉज बिकमिंग वेरी पॉपुलर इन ब्रिटेन। द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड ट्रांसपोर्टिंग टी हर्ब्स फ्रॉम चाइना टू ब्रिटेन। तो अभी ब्रिटेन में नया नया टी गया था। ओके, तो टी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चल रहा था। ओके, क्योंकि लोग पसंद कर रहे थे चाय पीना वहाँ पे कि ये एक नया चीज़ है। ओके, तो देखा जाए, टेस्ट किया जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, चाइना से अपना बॉन्ड बना लिया। ओके, कि हम आपको अफीम देंगे, नहीं, हम आपको यहाँ पे सिल्वर देंगे एंड आप हमें क्या कीजिए, आप हमें टी दीजिए, इसके बदले आप हमें टी दीजिए। तो इस टी को फिर क्या करते थे ब्रिटिशर्स, इस टी को लेकर जाके ब्रिटेन में 4 डबल ज़्यादा रेट में बेच देते थे। इससे उनको 4 डबल मुनाफा आने लगा। टी हर्ब्स फ्रॉम चाइना टू ब्रिटेन एंड इन रिटर्न ईस्ट इंडिया कंपनी हैड टू गिव सिल्वर टू चाइना। तो इसके बदले, टी के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी सिल्वर देता था चाइना को। लेटर ब्रिटिशर्स स्टॉप्ड गिविंग सिल्वर इन रिटर्न एंड स्टार्टेड सेलिंग ओपियम टू चाइना। तो बाद में ब्रिटिशर्स क्या किए, धीरे धीरे सिल्वर एक्सचेंज करना चाइना के साथ बंद कर दिए और उसके बदले वो क्या बेचने लगे चाइना को, ओपियम। ओके, द ब्रिटिशर्स forced the Indian farmers to cultivate opium in the land, and by collecting all this opium, the Britishers started selling the opium to China and purchased tea from China and transported it to Britain. तो उसके बाद क्या होता है, ब्रिटिशर्स फोर्स करते हैं इंडिया के जितने भी फार्मर्स होते हैं, जितने भी लैंड होते हैं, फार्मिंग लैंड होते हैं इंडिया के, उनको फोर्स करने लगे फार्मर्स को कि आपको ज़बरदस्ती यहाँ पे ओपियम उगाना है क्योंकि हमारा ये ऑर्डर है। ओके, एंड वो क्या करते थे, बहुत ही कम रेट में इंडियन फार्मर से खरीद के उसको 4 डबल ज़्यादा मुनाफा में कहाँ पे बेचते थे, चाइना के साथ उसको चाइना में बेचते थे। ओके, द ब्रिटिशर्स वेर गेनिंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट बाय सेलिंग टी हर्ब्स इन ब्रिटेन बिकॉज एट दैट टाइम टी हैड बिकम वेरी पॉपुलर इन ब्रिटेन। तो जब ये ब्रिटिशर्स ओपियम बेचते थे चाइना को, तो उससे पहले उसके बदले उनको क्या मिलता था, टी मिलता था, जो कि वो लेके ब्रिटेन में बेचते थे एंड उनको बहुत ज़्यादा इससे प्रॉफिट होने लगा। किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। इन स्टार्टिंग 50 years द एक्सचेंज ऑफ टी एंड ओपियम हर्ब्स कंटिन्यूड बिटवीन चाइना एंड देम। तो पहला का जो 50 years था वहाँ पे ये चलता ही गया, क्या, एक्सचेंज ऑफ टी एंड ओपियम बिटवीन चाइना एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। बट लेटर चाइना गवर्नमेंट बैंड द एक्सचेंज ऑफ ओपियम एंड डिमांडेड टू गिव सिल्वर इंस्टेड ऑफ ओपियम। तो फिर बाद में क्या होता है कि चाइना गवर्नमेंट बोलता है कि हम अभी ओपियम आपसे नहीं लेंगे, अगर आपको हमसे टी चाहिए तो आपको उसके बदले हमें क्या देना पड़ेगा, हमें देना पड़ेगा सिल्वर। ओके, बट एट दैट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बिकम सो पावरफुल दैट इट डायरेक्टली अटैक्ड चाइना विच वॉज नोन एज द फर्स्ट ओपियम वॉर। तो आपने तो सुना ही होगा फर्स्ट ओपियम वॉर। तो क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी तब तक इतना पावरफुल हो चुका था कि वो चाइना को हराने के लिए क्या करता है, डायरेक्टली अटैक करता है एंड उसी अटैक को बोला जाता है फर्स्ट ओपियम वॉर। ओके, ओपियम के लिए जो पहला वॉर हुआ था। एंड अगेन देयर वाज सेकेंड ओपियम वॉर एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड इट्स विक्ट्री। फिर से सेकेंड ओपियम वॉर होता है जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ही जीत मिलती है। इन 1857 द सिपोई म्यूटिनी और द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिगैन एंड द इंडियन सोल्जर्स who were appointed as soldiers in East India Company attacked on the company। तो क्या होता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पावरफुल मिलिट्री फोर्सेस थे, तो वहाँ पे ज़्यादातर कौन थे, ज़्यादातर इंडियंस ही थे एंड उनको बहुत ही कम सैलरी में उनको एज अ मिलिट्री रखा जाता था। कौन रखता था, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अंडर में रखता था।
तो यहाँ पे क्या होता है 1857 में कुछ इंडियंस उस मतलब मिलिट्री डिपार्टमेंट से मतलब उसकी जो आर्मी डिपार्टमेंट से बोलते हैं कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट ही हम नारा छेड़ेंगे, जंग छेड़ेंगे। ओके, फिर वो छेड़ते हैं। इन 1858 द ब्रिटिश क्राउन टुक अवे ऑल द अर्निंग एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी एंड देन द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड रूलिंग इंडिया। तो इसके बाद क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी का कहीं ना कहीं प्लानिंग समझ जाता है एंड उससे जितना भी वो एसेट सब अर्न किया था वो सब उससे प्रॉपर्टीज छीन के ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने अंडर कर लेता है। एंड उसके बाद हमारे इंडिया पे कौन रूल करता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करने लगता है। इन दिस द ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन एंड। तो इसके बाद क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का इस तरह एंड हो जाता है। तो यही था आज के लिए फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे से पढ़ रहे हैं एंड मिलते हैं कल विद द बैटल ऑफ प्लासी। ओके, सो थैंक यू, नमस्ते एंड बाय बाय, गुड नाइट।